मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सोने की श्रीलंका से श्री भारत तक देश की आत्मा मर रही है। लूटने के लिए साधुतापूर्ण तर्क विकसित किए जा रहे हैं। बेबाकी और बेचैनी में उम्मीद की ज्वालामुखी दिखाई देती है जो षड्यंत्रों के बंकर को मटियामेट कर देगा। पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य सुरसा के बदन जैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वही सुरसा श्रीलंका वाली। तो आप आज श्रीलंका पर बात सुनिए। जब आंतों में दम न हो तो 56 भोग व्यंजन भी धरे के धरे रह जाते हैं। झूठ, फरेब, नफरत, लफाजी, धर्म व नस्ली पागलपन का इतिहास उठा करके देखिए। एक भी ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिसने इसकी बड़ी कीमत न चुकाई हो। श्रीलंका इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। उन हुक्मरानों के लिए भी और उस आवाम के लिए भी जो बिना सोचे समझे अपने लिए ही तबाही का इस्तकबाल करने पर आमादा है। फिलहाल श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए बेसिर पैर के निर्णयों, सिंघली अस्मिता, फर्जी राष्ट्रवाद ने आखिरकार श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को रसातल तक पहुंचा दिया है। श्रीलंका आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक अच्छा भला व ऊर्जावान राष्ट्र प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के हाथों नष्ट हो रहा है। श्रीलंकाई नागरिकों को अच्छे दिनों के सपने दिखाने वाली सरकार जनता की बुनियादी जरूरतें तक पूरी न कर सकी। पेट्रोल, डीजल, दूध, खाद्य तेल व अन्य दूसरी सामग्रियां इतनी महंगी हो गई है कि लोगों की खरीद हैसियत से बाहर हो गई। पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत समुद्र तटीय पर्यटन, बौद्ध स्तूपों व पगोड़ों और रामचरितमानस के कथानकों से जुड़े स्थलों के लिए मशहूर यह देश आज आर्थिक तौर पर बदहाल हो चुका है। श्रीलंका एक बार फिर गृह युद्ध के भयावह मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंघली समुदाय व अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1983 से आरंभ हुआ गृह युद्ध लगभग 25 सालों तक चला। अपनी निरंतर उपेक्षा, उत्पीड़न व संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जा रहे तमिलों का यह संघर्ष मुख्यतः श्रीलंकाई सरकार व अलगाववादी गुट लिट्ठे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। 2009 में 2.5 महीनों के सैन्य अभियान के बाद मई में श्रीलंकाई सेना ने लिट्ठे को खत्म कर दिया। यह एक ऐसा गृह युद्ध था जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था व पर्यावरण दोनों को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जातीय संघर्ष में दोनों ओर से करीब 80,000 लोग मारे गए थे। जब जब सत्ताएं अपनी राजनीतिक स्वार्थवश नागरिकों के परस्पर नफरत पैदा करती है तो इसका परिणाम श्रीलंका जैसा ही होता है। श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि संविधान व सरकार की नीतियां उन्हें उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका सरकार बहुसंख्यक सिंघलियों को खुश करने के लिए एक कानून ले आई। इस कानून के अनुसार देश की राष्ट्रभाषा सिंघली कर दी गई। इससे गैर सिंघलियों को रोजगार मिलना लगभग असंभव हो गया। जो पहले से नौकरी में थे उन्हें नौकरी से निकाला जाने लगा। तत्कालीन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री SWRD भंडार नायके ने शिक्षा का कथित मानवीकरण भी कर डाला। इस कानून के कारण विश्वविद्यालयों में तमिलों का प्रवेश असंभव हो गया। नौकरियों में भी गैर सिंघलियों के लिए कोई काम नहीं बचा। उन्हें नौकरियों से निकाला जाने लगा। पूरी तरह से उपेक्षित तमिलों ने तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का गठन किया। इस संगठन ने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। बेरोजगार व बेकार तमिल युवकों ने हथियार उठा लिए। वाम दल ने शुरुआत में सांप्रदायिक संघर्ष का समर्थन नहीं किया, लेकिन बाद में भाषा के मुद्दे पर वाम दलों ने TULF का साथ दिया और 1974 में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम का गठन किया गया। इसके बाद LTTE ने राजनीतिक व प्रशासनिक प्रतिष्ठानों पर भयावह हमले आरंभ कर दिए। लिट्टे की समाप्ति के बाद 2010 में श्रीलंका में पर्यटन व्यवसाय खूब फला फूला। विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह श्रीलंका बन गया।
लेकिन श्रीलंकाई सत्ता ने अपनी जनता को अच्छे दिन आएंगे के नारे के बीच ऐसा बरगलाया कि आज उसकी आवाम 1 किलो चावल के लिए तरस रही है। कहते हैं कि जिस घर में या देश में शांति रहती है वहां विकास की रोशनी आती है, लेकिन वह तभी संभव है जब सत्ताएं सबका साथ सबका विकास चाहें। परस्पर वैमनस्य पैदा करने का भयावह रूप 1919 में फिर देखने को मिला। 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में जगह जगह बम ब्लास्ट हुए। कोलंबो में भी 50 से ज्यादा लोग मारे गए। अलग अलग होटलों व शहरों में ब्लास्ट की घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर थी। इस घटना के बाद विदेशी पर्यटक श्रीलंका से गायब हो गए। श्रीलंकाई सरकार का बयान आया कि अभी 8 आतंकवादी हमलावर श्रीलंकाई नागरिक थे और वहीं राष्ट्रीय तौहीद जमात से जुड़े थे। यह एक स्थानीय आतंकवादी इस्लामी समूह है जो अपने बौद्धों व सूफियों के खिलाफ हमले के लिए जाना जाता है। राज्य के रक्षा मंत्री रुवान विजयवर्धने ने संसद में कहा था कि सरकार का मानना है कि यह हमला 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च मस्जिद की गोलीबारी के प्रतिशोध में किया गया था। नफरत, प्रतिशोध, आत्ममुक्ता से भरे श्रीलंकाई नेताओं ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। हुक्मरान कूटनीतिक मोर्चे पर बुरी तरह फेल हुए तो चीन की गोद में जा बैठे। श्रीलंका को चीन की नजदीकी भारी पड़ी है। चीन की रणनीति ऐसी है कि जिस देश में उसने अपने निवेश बढ़ाए हैं वहां राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता तेजी से बढ़ी है। भारत के संदर्भ में मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि चीन भारत के बीच अप्रत्याशित रूप से आयात निर्यात में जबरदस्त असमानता है। गुजरात की इंडस्ट्री में चीन का जबरदस्त दबदबा है। एक वर्ष पहले इस पर विस्तार देने पर यह पता लगता है कि चीनी चाल ने श्रीलंका व पाकिस्तान के 2 बड़े उदाहरण हैं और दोनों की गर्दनें चीनी हाथों में है। चीन से लिया गया अनाप शनाप कर्ज श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की बड़ी वजह बना और विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट ने उसकी कमर तोड़ दी। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार में 70% की गिरावट आई है। फिलहाल श्रीलंका के पास मात्र 2.31 अरब डॉलर बचे हैं। विदेशी मुद्रा के रूप में सिर्फ 17.5 हजार करोड़ रुपए ही श्रीलंका के पास शेष है। श्रीलंका कच्चे तेल व अन्य चीजों के आयात पर हर साल 91,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 17.5 हजार करोड़ रुपए ही शेष है। मतलब आमदनी 10 पैसा, खर्चा रुपया। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है और खरीदने के लिए पैसे नहीं है। डीजल की किल्लत के कारण श्रीलंका के सारे बड़े बिजली संयंत्र बंद हो गए हैं। 24 घंटे में 13 घंटे बिजली मिल रही है। हालात यह है कि स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी गई है। अस्पतालों में बिजली की किल्लत है और ऑपरेशन तक टाल दिए गए हैं। दवाइयों और खाने पीने की चीजों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी है। लोगों की क्रय क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है और अब जनता सड़क पर है। श्रीलंका पर्यटक उद्योग के बाद चाय, मसाले, रबर व तमाम हॉर्टिकल्चर की फसलों का प्रमुख उत्पादक देश था। लोग आराम से कमा खा रहे थे। समृद्ध मध्यम वर्ग था। बेहतरीन शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं वाला यह देश आज दवा की एक एक टेबलेट के लिए तरस रहा है। लिट्टे चीफ प्रभाकरन का सफाया करके राजपक्षे ने जनता का दिल जीत लिया। राजपक्षे को जनता ने विष्णु का 11वां अवतार मान लिया, प्रचंड बहुमत दिया। अब आत्मोग शेर अकेले ही चरने निकल पड़ा। पहले मीडिया को अपने गुणगान करने के लिए कुत्तों की तरह पाला और फिर तमाम संवैधानिक संस्थाओं को रौंद दिया, लेकिन श्रीलंकाई आवाम विष्णु के इस 11वें अवतार के लिए तालियां पीटती रही और थालियां बजाती रही। वह मानती रही कि राजपक्षे ने जो भी किया है वह ठीक ही किया होगा। राजपक्षे है तो मुमकिन है। राजपक्षे निरंकुश हुआ और वह निरंकुश शासक की यह खासियत होती है कि वह स्वयंभू सर्वज्ञाता हो जाता है। अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर, व्यापार, साइंस एवं टेक्नोलॉजी पर राजपक्षे उल्टे सीधे निर्णय लेने लगे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने श्रीलंका को ऑर्गेनिक कृषि में विश्व गुरु बनाने की ठान ली थी और जनता तो पहले से ही पगलाई थी। वह श्रीलंका को ऑर्गेनिक खेती का विश्व गुरु बनते देखना चाहती थी। प्रचंड बहुमत से सर्वशक्तिमान व आत्ममुग्ध आदमी बहुत ही खतरनाक होता है और यह खतरा तब और बढ़ जाता है जब वह कम पढ़ा लिखा हो। हालांकि राजपक्षे पढ़े लिखे हैं।
एक दिन राजपक्षे को रासायनिक खादों का डेमोन्स्ट्रेशन करने की सनक सवार हुई। रातों रात श्रीलंका में फर्टिलाइजर व कीटनाशक दवाएं प्रतिबंध कर दी गई। श्रीलंका की जनता बोल उठी, घर घर राजपक्षे, हर हर राजपक्षे। राजपक्षे विश्व में डंकाशाह हो गए। यूनाइटेड नेशन तक ने तारीफ कर दी कि वाह क्या बांस मारा है। लेकिन श्रीलंका सहित विश्व के तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने राजपक्षे को चिताया कि यह आत्मघाती होगा। आत्ममुक्त व्यक्ति को आत्मघात का एहसास नहीं होता है। आखिरकार श्रीलंका की कृषि तबाह हो गई। राजपक्षे का मजबूत इरादे, साफ नियत का नारा सब कुछ तबाह कर गया। श्रीलंका में सबका साथ सबका विनाश हो गया। उधर फसलें तबाह हुई, पर्यटक उद्योग नष्ट हुआ। चीन के लिए कर्ज ने कमर की सारी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच गई तो राजपक्षे ने सेना के एक जनरल को आदेश दिया कि व्यापारियों के अनाज गोदामों पर छापे मारो। खुन्नस खाए व्यापारियों ने भी विदेशों से अनाज का आयात ही रोक दिया। चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ गया। नकली शेर एक दिन देश का शिकार कर गया। राजपक्षे आज भी चिल्ला रहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन श्रीलंका अब बिक चुका है और अवचेतन अवस्था में पहुंच गई जनता अब जागी है, लेकिन बहुत देर हो चुका है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश की छाती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। धन्यवाद।